आई फील प्रिविलेज कि मुझे आज इस मौके पर यहाँ पर इनवाइट किया गया है और आईटा की जो एक नेशनल कैंपेन है जिसमें एनलाइटिंग टीचर्स के मौजू पर अभी हम प्रोफेसर अख्तर साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो बहुत ही वाकई एनलाइटिंग की हम सुनते हैं। एनलाइटिंग टीचर्स, नर्चरिंग टैलेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, ये बहुत ही एक रेलिवेंट और इमरजेंट एक टॉपिक है, एक थीम है जिसकी पूरी इंडिया में इस वक्त जरूरत महसूस की जा रही है। और जिस तरह से समाज में लगातार बदलाव आ रहे हैं, लगातार नई चीजें शामिल होती जा रही हैं हमारे वर्क कल्चर, उसको देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम सब बैठकर इस तरह से एक थॉट एनालिसिस और रिफ्लेक्शन करें, आपस में इस बात पर चर्चा करें कि किस तरह से हम अपने बच्चों के टैलेंट्स को नर्चर कर सकते। टैलेंट्स क्या होता है? टैलेंट होता है एक इनेट एबिलिटी, खुदादाद सलाहियत किसी भी बच्चे। उस टैलेंट को हम आगे किस तरह से नर्चर करते हैं, किस तरह से उसको नशोनुमा देते, किस तरह से शख्सियत का इर्तका करते, यानी व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम इस उद्देश्य से आगे बढ़ते, इस मकसद से आगे बढ़ते, तो हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सपोर्ट सिस्टम जिसमें स्टूडेंट यानी लर्नर, टीचर्स, पेरेंट्स और पूरी कम्युनिटी का एक सपोर्ट सिस्टम दरकार। यहां बैठे हुए सभी लोगों को अगर मैं एड्रेस करूं डियर लर्नर्स, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। लर्नर्स भी बेसिकली आप, जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि इल्म सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, और पैदाइश से लेकर कब्र तक इल्म सीखना है। तो वी आर एक्चुअली लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो पूरे जिंदगी भर, जीवन पर्यंत सीखने का हुनर रखते हैं और सीखने की एक लालसा रखते हैं और लगातार प्रयासों से सीखने के लिए, सीखने के अलग अलग आयाम में अपनी कोशिशों से आगे बढ़ते रहे। तो वी बेसिकली आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। और जब हम इस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, इस माइंडसेट को अपने एक दृष्टिकोण को अपने साथ लेकर आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बच्चा परिवार में है या स्कूल में है या नेबरहुड में है, समुदाय में है, कम्युनिटी में है, किस तरह से वो बच्चे को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसके टैलेंट को नर्चर कर। टैलेंट जब नर्चर होता है तो वो स्किल्स में इजाफा कर, वो कॉम्पिटेंसीज में इजाफा कर। नई पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात की गई, जैसे एनसीएफ 2005 में एक शिफ्ट किया गया था कि फ्रॉम रोड लर्निंग टू लर्निंग विच इज हेल्पफुल इन द रियल लाइफ सिचुएशन। असल जिंदगी में क्या हमारे किस तरह की कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स हमारे काम आती हैं, वो एग्जाम में मार्क्स लाने पर, नंबर लाने पर डिपेंड नहीं करता। कितने किसके मार्क्स आते हैं
और अगर केवल मार्क्स ही कोई क्राइटेरिया है तो उसमें फिर रोड लर्निंग का बहुत ज्यादा दखल हो जाता है कि बच्चे क्रैमिंग करते हैं और किसी ना किसी तरह मार्क्स भी आते हैं, लेकिन उससे मुताबिक जो उनके अंदर टैलेंट है या कॉम्पिटेंसीज है या आगे स्किल्स जो उनमें डेवलप होनी चाहिए, अगर उस तरह की स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है या हमारी तालीम और तरबियत की जो भी दर्जगाहें हैं, उसमें हम किस तरह से बच्चे को फैसिलिटेट करें कि हम उसको लाइफ के लिए तैयार कर सकें, हम उसको अनसर्टेन फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें। स्कूलिंग जब होती है, बच्चा जो कुछ सीखता है क्लास 1 से लेकर 12, और जब बच्चा वर्क फील्ड में जाता है तो बहुत सारा कंटेंट उसका इररिलेवेंट हो जाता है कि उसने क्या सीखा, क्या कंटेंट याद किया, क्या कंटेंट पढ़ दिया, उसके कितने मार्क्स 90% आए, 95% आए। जब वो बीटेक करके 15-18 साल बाद कहीं वर्क करने जाता है तो उससे पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो उसने वहां पर सीखी थी वो वर्क कल्चर में इररिलेवेंट, लेकिन जो टैलेंट्स और स्किल्स अगर उसकी बना देते हैं, जैसे स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इतना इंपॉर्टेंट स्किल है कि इसके जरिए से बच्चा या कोई भी इंसान वो लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए, वो एक एनालिसिस और रिफ्लेक्शन करके चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो देखता है कि क्या आजकल जो लर्निंग कॉम्पिटेंसी है उसमें ये भी देखा जाता है कि किस तरह से बच्चा इंफॉर्मेशन लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी को समझते हुए जो कुछ भी उसके सामने पेश किया जा रहा है सिर्फ उसको सच ना माने, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए देखें कि क्या सही है क्या नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी and with the advent of social media channels, there is a flood of unlimited content and information on social media, which is irrelevant most of the time. लेकिन बच्चे को वो एक क्रिटिकल एनालिसिस या रिफ्लेक्शन का टैलेंट या स्किल हम कैसे डेवलप करें बच्चे को? लाइफ में हमें हमेशा डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड टू रीच टू राइट डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हम सही फैसला कब करें, कैसे करें, क्या हमारे फैसले का जो है बेस होना चाहिए, क्या हम इमोशनल होकर फैसला करें या हम अंडर स्ट्रेस फैसला करें या हम विदाउट इंफॉर्मेशन फैसला करें। तो इस तरह की स्किल्स जब बच्चे में हम डेवलप करते हैं, इस तरह के जो टैलेंट्स हैं बच्चे में कि हम उनको नशोनुमा देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन, हाउ वेल द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट हिज एक्सपीरियंसेस, हिज इनहिबिशंस, हिज aspirations, ideas, that is very, very, very. And communication is such an important talent that nowadays people are getting employed on the basis of very good communications. There are hundreds and thousands of opportunities. Then communication not only in one language, bilingualism, multilingualism. And we are having the children who are good in verbal linguistic intelligence. Verbal linguistic intelligence के जो बच्चे माहिर होते हैं या जिनमें वो खुदादाद सलाहियत होती है, वो बच्चे लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। They play with words.
they can express their ideas in a variety of ways. They like to write. तो सबसे पहले जो हमें टैलेंट्स को नर्चर करने के लिए जरूरी है, we must identify the innate ability of the child. उसमें क्या खुदादार सलाहियत है, किस तरह की सलाहियत के साथ बच्चा है. एक तो चाइल्ड इज ए नेचुरल लर्नर, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है. जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वही नहीं सीखते, जो स्कूल में नहीं भी जाते वो भी सीखते. वो अलग बात है कि वो क्या सीखते. तो ऑल लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल. तो जब चाइल्ड एक नेचुरल लर्नर है और उसके पास ऑब्जर्वेशन की पावर है, उसके पास एनालिसिस की पावर है, उसके पास एक रिफ्लेक्शन की एक कॉम्पिटेंसी है, तो ऑल दीज आर टू बी नर्चर्ड बाय अस इन फैमिली. एंड फॉर नर्चरिंग the most important aspect family provides or can provide to the child is respect your child. अपने बच्चे की इज्जत कर, अपने बच्चे का आदर, ये पहला स्टेप है फैसिलिटेशन. उसको छोटा जानकर उसकी जो इंक्विजिटिवनेस है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसमें जो जानने की ख्वाहिश है और वो जो तरह तरह के सवाल करता, उन सवालों पर हम शॉर्टकट अपनाते हुए बच्चे को डांटकर चुप ना करें, बल्कि हम देखें कि बच्चे के जो सवालात हैं वो किस तरह के सवालात हैं और उनका हर मुमकिन जवाब देने की हम कोशिश करें, या हम बच्चे से एडमिट करें और हम कहें कि चलो इसका हम पता लगाते हैं, आओ इसका पता लगाते. कई बार विज्ञान की पुस्तकों में इस तरह का हेडिंग होता है, आओ इसका पता लगाते. तो ये पता लगाना बच्चे में एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करता, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. और जो बच्चे इंक्वायरर होते हैं, जिनमें हम इंक्वायरी का टैलेंट आगे बढ़ाते हैं, उसको नशोनुमा देते हैं, वो बच्चे आगे जाकर और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट करते हैं. और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट वो लोकल भी हो सकता है. वो लोकल में उसके क्या ऑब्जर्वेशन कि लोकल में साफ सफाई को लेकर या वेस्ट डिस्पोजल को लेकर किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, और इन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स को करने से बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़े. आज के टाइम में जो एजुकेशन है, अगर वो सिर्फ इस तरह के इंडिविजुअल्स पैदा कर रही है कि जो सारी प्रॉब्लम्स तो बता रहे हैं कि वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल डिजीज की प्रॉब्लम है, एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग आवर हैबिट्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स और समस्याएं इस वजह से है, वो हमारी कुछ आदतों की वजह से. लाइफ स्टाइल डिजीज जो है हमारी आदत है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, या वेस्ट डिस्पोजल हमारी आदत है, हम वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं करते, सूखा और गीला कूड़ा अलग नहीं करते. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आदतों की वजह से होती है. और जब हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग या इंक्वायरी की तरफ बढ़ाते हैं, तो बच्चा अपनी आदतों के ऊपर भी रिफ्लेक्शन करता है. क्योंकि जो इंसान के आदत में कोई चीज होती है, उसको वो बाय डिफॉल्ट बड़ी आसानी से करता है, उसके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत है, और वो आदतें एक कंफर्ट जोन बना देती है. और आदतें जब रिपीटेडली उसको करना बच्चे को पड़ता है, तो ही इज नॉट वेंचरिंग आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन टू लर्न न्यू थिंग्स. लेकिन जब आप क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, इस तरह के बच्चे में टैलेंट को और स्किल्स को बढ़ावा देते हैं, तो child is always trying to investigate, to find out solutions to the existing problems at the local level, regional level, national or global level. And it can reach from the local level to global level like climate change. कि climate change क्यों हो रहा है और इसके क्या नुकसान हैं, किस तरह से वो
क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है। बच्चे में इतनी क्रिएटिविटी है जिसको हम कई बार एज पेरेंट्स, एज टीचर, कई बार हम बोनसाई का काम करते हैं। बोनसाई एक आर्ट है जिसमें जो है प्लांट को बड़ा नहीं होने देते, उसको छोटा रखते हैं और उसको एक दरख्त नुमा एक उसकी जो है वो शक्ल उभर आती है। तो कई बार हमें लगता है कि हम अपने माइंडसेट और एटीट्यूड के चलते बच्चों पर बोनसाई करते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते। उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव थिंकिंग, उस पर हम अपनी कंडीशनिंग के तहत लगाम लगाते हैं, जो कि एक नुकसानदेह अमल है। इसलिए हमें ऐसे लर्निंग कम्युनिटी ग्रो करना, अगर बच्चे के टैलेंट्स को नर्चर करना है तो इट इज नॉट द responsibility of one section like teachers. It is a combined responsibility of teachers, parents and community. जैसे कि एक कहावत है, it takes a village to raise a child. एक बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए एक पूरे माशरा यानी एक गांव की जरूरत होती है, जो उसमें उसी तरह से, क्योंकि बच्चा स्पीच से नहीं कंडक्ट से सीखता है, भाषण से नहीं सीखता है, कंडक्ट से सीखता है। He learn by observing more. हम क्या कर रहे हैं, how we are conducting ourselves and how we are facilitating learning in the child. साइकोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक हर नई पीढ़ी जो है वो पिछली पीढ़ी से 10 से 15% ज्यादा स्मार्ट। अगर हम अपने चाइल्डहुड को इमेजिन करें तो हमारे बच्चे जो है हमारे चाइल्डहुड में जिस तरह उसी एज पर, जो 12 साल का बच्चे हम थे और 12 साल का कोई बच्चा है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो उस बच्चे से बहुत कम थी। तो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो बच्चे के दिमाग में चलता है वो नई पीढ़ी में बहुत तेजी से चलता है। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पैदाइश से ही स्मार्टफोन देखे। तो जो पैदाइश से बच्चा स्मार्टफोन देख रहा है, हमने स्मार्टफोन बहुत बाद में देखे। हमने जब स्टूडेंट थे तो इनलाइन लेटर लिखे जाते, पोस्ट कार्ड लिखे जाते। अब इन बच्चों ने पोस्ट कार्ड और लेटर देखे ही नहीं। इन्होंने बचपन से स्मार्टफोन देखा, इन्होंने बचपन से देख रहे हैं कि ये फिंगर टिप पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो थॉट प्रोसेस वैसा ही हो गया। थॉट प्रोसेस माइंडलेस कॉपी पेस्ट का हो गया, माइंडलेस फॉरवर्डिंग का हो गया, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग कम होती जा रही। और यही वजह है कि हमारे एजुकेटेड जो अच्छे क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं वो भी इनोवेशन की तरफ कम जा रहे हैं। जबकि किसी भी समाज को आगे ले जाने में, वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने में, इकोनॉमी के फ्रंट पर आगे ले जाने में सबसे अहम रोल होता है इनोवेशन की। कितनी इनोवेटिव थिंकिंग हम कर रहे हैं। अगर हम रिवायती थिंकिंग पर चल रहे हैं तो हमारे जितने रिवायती पेशे हैं, जितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कन्वेंशनल इकोनॉमी सेक्टर्स, ज्यादातर में सैचुरेशन आता रहता है और फिर उसमें जो है जॉब रिक्वायरमेंट्स कम होती है। तो हम किस तरह से इनोवेट करें, और इसके लिए जैसे हमें कुरान में भी अल्लाह ताला का इरशाद है, कद अफ़लाह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, यानी कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया और नाकाम हुआ वो जिसने उसको दबाया। यहाँ पर तज़किये का एक मीनिंग है नशो नुमा, बढ़ाना, इर्तिका करना। यानी यहाँ पर भी टैलेंट्स को नर्चर करने की तरफ इसका मफ़हूम निकलता है कि अपने नफ्स का तज़किया, इस तरह की जो खुदादा सलाहियतें हैं उनका अगर हम तज़किया करें, उनका नशो नुमा करें, उनको बढ़ाएं,
तो हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जहां हम उनको इग्नोर कर देंगे और उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे और बाकायदा एक सिस्टमेटिक और कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करेंगे एज ए सपोर्ट सिस्टम फॉर आवर चिल्ड्रन, देन वी विल बी एट लॉस। तो ही whose 2 days are equal is a loser, जिसके 2 दिन एक से गुजरे वो सारे हैं। So we have to make continuous progress in terms of learning and how we can nurture the talents, whether ये critical thinking है या innovative thinking है, communication है, confidence है, all these can be very well developed by us. इसके लिए चैलेंजेस क्या है? मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले चैलेंजेस, ताकि हम चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। चैलेंजेस है लैक ऑफ पेरेंटिंग स्किल्स। पेरेंटिंग स्किल्स की बहुत कमी है और पेरेंटिंग स्किल्स की कमी होने के बाद जो हमारे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा पेरेंटल एंजाइटी है कि बच्चे का करियर का क्या होगा, बच्चा कैसे आगे बढ़े, किस कोर्स में जाएगा, सेल्फ रिलायंट हो पाएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये एक चैलेंज है बच्चे के टैलेंट को नर्चर करना। दूसरा चैलेंज है कंपैरिजंस, अननेसेसरी कंपैरिजंस बच्चों के, दैट आल्सो लीड्स टू हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द चाइल्ड और उनकी बच्चों की सेल्फ रेस्पेक्ट पे इसका बुरा असर पड़ता है। बच्चे अपने टैलेंट्स को उभार नहीं पाते जब अननेसेसरी कंपैरिजन किया जाए। ओवर एम्फेसिस ऑन मार्क्स इन एग्जाम, सिर्फ मार्क्स को ही एक मयार बना देना, ये और उसमें बच्चा फिर बहुत ज्यादा पुकिश हो जाता है और रोट लर्निंग की तरफ वो आगे बढ़ता है, उसी में अग्रसर रहता है कि रोट लर्निंग करके somehow he should get top marks 50% and more। लेकिन जब एक यूक्रेन में जो एक बच्चे की डेथ हुई, जो मेडिकल में वहां पर एमबीबीएस कर रहे थे, तो उनके फादर का इंटरव्यू आ रहा है टेलीविजन पर। ये फादर ने मीडिया पर्सन को बताया कि मेरे बच्चे के 97% सीबीएसई, लेकिन 97% लाने के बाद उसको मेडिकल में एडमिशन के लिए सीट नहीं मिली इंडिया में, तो उसको यूक्रेन भेजना। और इस तरह के बहुत सारे बच्चे। तो हम बच्चों में ये देखें कि मार्क्स तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंसीज, जो उनका टैलेंट है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, विच इज टेस्टेड इन मोस्ट ऑफ द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, इफ दैट इज मिसिंग, तो मार्क्स से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और फिर आगे एक चैलेंज है स्क्रीन टाइम। ये एक इमर्जिंग चैलेंज है बच्चे का स्क्रीन टाइम। कितना स्क्रीन टाइम बच्चे का चल रहा है, वेदर द चाइल्ड इज यूजिंग 1 hour, 2 hour, 3 hour मोबाइल फोन, एंड व्हाट कंटेंट। एक्चुअली डिजिटल कंटेंट जो है इसका कंजम्पशन एक डाइट की तरह है। जैसे फिजिकल डाइट के लिए हम बैलेंस डाइट, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बैलेंस डाइट खाते हैं, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और सभी जो फूड इंग्रेडिएंट्स है उनका ध्यान रखते हुए खाते हैं। तो इसी तरह जो मेंटल एक फ्रेमवर्क है, तो हम देख क्या रहे हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया, एंड डायरेक्ट डिफाइंस आवर मेंटल फ्रेमवर्क। उस डाइट से हमारा मेंटल फ्रेमवर्क और माइंडसेट शेप अप होगा। तो बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो हमें देखना है कि हाउ मच स्क्रीन टाइम द चाइल्ड इज हैविंग एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट ही इज कंज्यूमिंग मेंटली। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रॉप्स होते हैं उसमें एक बार आप कोई चीज देख लीजिए, उससे रिलेटेड चीजें बार बार आती है, बार बार उसका प्रॉम्प्ट आता रहता है, चाहे यूट्यूब हो या कोई और अन्य चैनल। तो अगर बच्चे ने किसी वक्त जिज्ञासावश कोई ऐसा टॉपिक या एड देख लिया
और उसी का बार बार वो एआई से प्रॉम्प्ट आता जा रहा है, आता जा रहा है, उसी तरह का कंटेंट आता जा रहा है, चाहे वो गेमिंग हो या डिजायरेबल कंटेंट हो, तो उसमें हमें अलर्ट रहने की जरूरत है एज ए पेरेंट। हम मोबाइल को काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते। हम एज ए टीचर ये नहीं कह सकते कि टीचर कैन नॉट बी रिप्लेस बाय टेक्नोलॉजी। It is true, teacher cannot be replaced by technology, but a teacher having the skills of technology will replace the teacher without the skills of technology. That is to be understood. हम कितना भी कोशिश कर लें, we cannot stop the use and increasing use of technology in every walks of life. And in fact, technology is an equalizer. टेक्नोलॉजी एक इक्वलाइजर है। टेक्नोलॉजी ने राइट टू इक्वालिटी को स्ट्रेंथन किया। आज गांव में बैठा हुआ, छोटे शहर में बैठा हुआ बच्चा उस तरह का क्वालिटी कंटेंट यूज करके प्रिपरेशन कर सकता है जो कि मेट्रोस में अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी की जीत हो रही है बिकॉज ऑफ बजट फोन एंड यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जहां पर ट्रायल और एरर से बच्चे सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। जिस स्पीड से इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, उस स्पीड से कभी लिटरेसी नहीं बढ़ी है। डिस्पाइट अवर प्लान्ड एफर्ट्स ऑफ 70 years and more, जितनी हमारी FLN की लिटरेसी है, उससे रैपिड स्पीड से कई गुना से हमारी डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है। एंड आवर यंग जनरेशन इज much more comfortable and interested in learning through the new methods of technology. तो हमें उसको भी कैटर करना है, ध्यान रखना है, और चैलेंजेस को भी देखते हुए हमें we have to find out the ways that how can we facilitate better nurturing of talents at home, in school and in the neighborhood. At the end, I would like to congratulate ITA for organizing such a meaningful and wonderful campaign at the national level. Thank you. शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद शाहिद साहब, सलाहियतों की नशोनुमा के हवाले से बहुत से अहम पहलू तो आपने इसके लिए हम